हाँ तो विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9th विषय विज्ञान लेसन 14 अभी ये अपने पढ़ रहे थे प्राकृतिक संपदा। तो इसका थोड़ा सा भाग अपनी पहले वीडियो में आपने देखा। अभी उसके आगे का भाग इस वीडियो में देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। वायु की गति एवं पवन। तो वायु की गति कैसे होती है? दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाली जो ठंडे समीर से राहत महसूस करते हैं, यानी हवा से राहत महसूस करते हैं। कभी कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा होती है। वायु की गति का क्या कारण हो सकता है? वे कौन कौन से हैं कारक है जो उन्हें कभी समीर, कभी तेज हवा या कभी तूफान के रूप में गति प्रदान कर देते हैं? वर्षा का क्या कारण होता है? तो हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जल वाष्प के बनने का परिणाम जल वाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण होती है। स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परिवर्तन या पुनः विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहन धाराओं की प्रकृति को जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इसकी क्रियाकलाप वाला हम पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, उसके आगे देखिए। धुएं द्वारा अपनाया गया पैटर्न हमें बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवा बहती है। इसी प्रकार जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होता है, ऊपर की ओर प्रवाह करती है। जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं। देखिए, जल और स्थल, जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होते हैं, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जो है जल की ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। जैसे ही वह वायु ऊपर की ओर उठती है, वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित हो जाती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवन का निर्माण करती है। जो वायु की गति होती है यही पवन का निर्माण करती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी। रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे हो जाते हैं। स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल की ऊपर की वायु से गर्म होगी। ऊपर की दी गई परिचर्या के आधार पर हम निम्न के विषय में कह सकते हैं। तटीय क्षेत्रों पर कम और उच्च दाब के क्षेत्र में रात में प्रतीत होता है। तटीय क्षेत्र में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी? इस प्रकार हवा की सभी गतियां विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि पृथ्वी की घूर्णन गति, पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं। इन कारकों के बारे में विस्तृत से अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में सोचते हैं कैसे हिमालय की उपस्थिति से इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली वायु की दिशा परिवर्तित हो जाती है। वर्षा, हम इस प्रश्न में विचार करें कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा कैसे करते हैं। इसलिए एक साधारण प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ज्ञात हो जाता है कि कारक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, एक पतले प्लास्टिक की बोतल लें, इसमें 5 से 10 ml जल लें। बोतल को कसकर बंद करें, इसे अच्छी तरह हिला लें। 10 मिनट तक धूप में रखें। बोतल में मौजूद वायु जलवाष्प से संतृप्त हो जाती है। अब जली हुई अगरबत्ती लें, बोतल के ढक्कन को खोलें और अगरबत्ती के धुएं को कुछ मात्रा को बोतल के अंदर में जाने दें। पुनः बोतल को कस करके बंद कर दें। बोतल को अपने हथेलियों के बीच में रखकर इतना जोर से दबाएं कि कुछ प्रतीक्षा करें। पुनः एक बार बोतल को आप फिर दबाएं, जोर से संभव हो सकता है दबाएं। तो आपने क्या देखा कि बोतल के अंदर स्थिति हवा जो है धुआं, वो कोहरा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो कोहरा बन जाती है। तो कुहासा कब समाप्त हो जाता है? बोतल के अंदर का दाब अधिक है, कुहासा दिखाई देने की स्थिति में बोतल के अंदर का दाब कम है या अधिक। इस प्रयोग के बोतल के अंदर के धुएं की आवश्यकता क्यों होगी है? इस प्रयोग के अगरबत्ती के धुएं के करेंगे, ऐसा प्रयत्न करके देखेंगे कि परिकल्पना सही थी या गलत। तो बहुत छोटे स्तर पर उपरोक्त प्रयोग को दोहराएं। क्या होता है? जल वाष्प से भरी हुई उच्च वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र या इसके विपरीत प्रभावित होती है। दिन के समय जब जलीय मार्ग गर्म हो जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प बन जाते हैं और वायु में प्रभावित हो जाती है। जल वाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु और साथ जल वाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे वायु ऊपर
ऊपर की ओर जाती है वह फैलती है, ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जलों की बूंदों के रूप में संघनित होती है। जल का यह संघनन सहज होता है। कुछ कण जो होते हैं नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को जमा होने देते हैं। समानता वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। एक बार जब जल की बूंदें निर्मित हो जाती हैं तो संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती हैं। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तब ये वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। कभी कभी जब वायु का तापमान काफ़ी कम हो जाता है तो हिमवृष्टि और ओले के रूप में अपेक्षित हो जाती हैं। तो वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तरी मानसूनी के कारण होती। इन मौसम सूचनाओं में भी सुना होगा। बंगाल की खाड़ी पर वायु का दाब कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा होती है। पुस्तकालय में देखिए मानसून और चक्रवात के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करके दूसरे के जानकारी प्राप्त करेंगे। देश के वर्षा के पैटर्न का पता लगाएं। क्या पूरे विश्व में वर्षा के लिए मानसून उत्तरदायी होता है? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आपको पाठ यहाँ तक पढ़ाया, यहाँ तक समझाया। इस पाठ को वापस पढ़िए और इस पाठ के अंदर जो टॉपिक हैं उसके अंदर से प्रश्न बनाइए और अभ्यास के जो प्रश्न हैं जो सॉल्व करिए। बाकी यहाँ का जो है वायु प्रदूषण, इसका आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।